फाउंडेशन पेपर नंबर 4। यस हाँ, पेपर नंबर 4 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके वाला पार्ट। हाँ सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और बीसीके वाला पार्ट। तो सर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आइए बेटा देख लेते हैं। तो एज यू ऑल नो, आपका पेपर नंबर 4 टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें 60 मार्क्स का पेपर, क्योंकि मैं ज्यादा बात इस बारे में नहीं करूंगा, मैं सीधा टॉपिक की बात करूंगा जो हम पढ़ने वाले हैं। आइए, तो क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके जो टोटल 100 मार्क्स का पार्ट बनता है, उसमें हम पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। पहले हम पढ़ेंगे अपना 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, उसके बाद हम आएंगे अपने बीसीके वाले पार्ट के ऊपर, जो कि आपको दिलाएगा 40 मार्क्स। तो बात कर लेते हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाम क्या है? नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमारी शुरुआत जो होने वाली है वो होने वाली है बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपको दिलाएगा 60 मार्क्स, और हमारा जो टारगेट है वो है 60 आउट ऑफ 60। एक भी नंबर कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करने वाले, और ना ही आपको करना बेटा। तो बात करते हैं आपका 60 मार्क्स का पूरा टॉपिक, जो कि पूरी तरह से आपके पास एग्जाम में आने वाला है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब ऑब्जेक्टिव की बात जब करने पे आ रहा हूं, तो सिंपल सी बात बेटा, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कैसे की जाती है और कैसे पढ़ाई करनी है, सारी की सारी बातें हम अपनी क्लासेस में कंटिन्यू करने वाले हैं। चाहे वो आपके पेपर अटेम्प्शन को लेके हो, चाहे क्वेश्चन की स्टाइल को लेके हो, सारी की सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। पर मुद्दा यह आता है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या आपके पास वही इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो आपने पहले कभी पढ़ा, 11th-12th में पढ़ा? सो ऐसा कुछ है? नो सर, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, अगर आपके पास, आपको पता हो, आईसीएआई का टारगेट आपके पास में ये नहीं था बेटा कि आपको सेम टू सेम पार्ट पढ़ने को दिया जाए सीए फाउंडेशन के अंदर। जनरल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, याद करो, 11th-12th में जो एज इट इज इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी वो इकोनॉमिक्स थी बेटा, जनरल इकोनॉमिक्स। अब जो पार्ट दिया गया है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि पार्ट बनता है आपकी अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। हाँ सही सुना आप लोगों ने, इकोनॉमिक्स की वैरायटीज है बेटा। इकोनॉमिक्स एक तरह का नहीं होता, इकोनॉमिक्स की वैरायटीज है। जैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आ चुके हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स की वैरायटीज है। फॉर एग्जाम्पल इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स का पार्ट अलग से पढ़ते हैं आप लोग, इंडियन इकोनॉमी अलग से पढ़ते हैं आप लोग। सेम एज लाइक दिस हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की एक वैरायटी है जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स की पार्ट बनती है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होता है? सर आप मुद्दे की बात सीधा पॉइंट पे लिखवा के कराओ। चलो ठीक है, हम लिख के करते हैं बेटा। तो पूरा पार्ट लिखना शुरू कर रहे हैं, इससे आपको ये बात क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये किस तरह अलग है और कैसे इसके क्वेश्चन डील करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट कर रहा हूं इसके मीनिंग के साथ में, और मीनिंग के साथ साथ हम बात करेंगे अपने बाकी पार्ट की भी कि कैसे ये जनरल इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। हैव अ लुक ऑन दिस। लिखिए बेटा, तो अपनी नोटिंग करना शुरू करो। पहले हम लिखेंगे फिर हम समझेंगे। सिंपल सी बात, आप लिखेंगे, नोट करेंगे, और समझाने का काम किसका? समझाने का एज यूजुअल मेरा। मैं समझाऊंगा आपको बेटा, अपने आप बिठा दूंगा टॉपिक में। आइए बात करते हैं। लिखो बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, सीधा लिखना शुरू करो, हम बात करेंगे फिर इसके समझने को लेकर। बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, देखो रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांच क्या है? फील्ड बोल दो, बात एक ही है। दैट ब्रांच ऑफ कौन सी इकोनॉमिक्स? लिखो अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड मतलब जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है, जिसको एक्चुअल में बिजनेस यूज करते हैं। आइए बात करते हैं दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो आपने पहले कभी पढ़े हुए हैं वो अब थोड़े चेंज होने वाले हैं। आइए बात करते हैं। और बहुत सारा क्या बोलूं, मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका बदलने वाला है पैटर्न पढ़ने का। हैव अ लुक ऑन दिस। चाहे नेचर, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपकी नेचर एंड स्कोप के रिगार्डिंग। तो नेचर और स्कोप भी सेम नहीं होने वाला, अलग होने वाला है, यही देखना है। आइए बात करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग अपने पास सेम पार्ट पढ़ रहे हैं तो नहीं बेटा, वो नहीं पढ़ना। आइए पढ़ लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। देखो कौन सी ब्रांच? देखो विच डील्स विद, लिखते रहो, विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। प्रॉब्लम मतलब समस्याएं, इश्यू मतलब मुद्दे। समझाऊंगा क्या होता है। द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो डील करता है बिजनेस की प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को। कैसे करते हैं? आइए लिखते हैं, इसमें लिखो विद द हेल्प ऑफ, तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये मीनिंग से समझ में आएगा आपको, अच्छे से आएगा बेटा कि एक्चुअली हम लिखने क्या जा रहे हैं और क्या मतलब है इसका। विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। फिर ये क्या होता है? कि सारा का सारा पार्ट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बेटा।
आप बस सुनते रहिए, ध्यान से नोट करते रहिए फटाफट से। तो क्या लिखा, क्या है इकोनॉमिक्स? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है, जो कि डील करता है कि सर किसके लिए? सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगी, कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज को यूज करके और क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करके। सर ये क्या होता है? लिख लो बेटा, फिर पूरा पार्ट समझाऊंगा आपको मैं। फर्स्ट लिखो इकोनॉमिक पॉलिसी में, फर्स्ट लिखो एग्जांपल। पॉलिसी का मतलब यहां पर क्या है? जितने भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़े, आपके सिलेबस के पार्ट चेक करो, क्या लिखा है? लिखो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ सर ये तो है, बोलो है या नहीं? हाँ सर, सिलेबस का पार्ट है हमारे। नेक्स्ट लिखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखो एग्जांपल लिखवा रहा हूं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। थर्ड लिखो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ, साथ साथ नोट करते रहिए, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके प्राइस कैसे फिक्स किए जाते हैं, किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि आपके पास में इनके फैक्टर के प्राइस कैसे फिक्स किए जाएंगे, वेस्ट कितना होगा, रेंट कितना होगा, ये सब चीज डिसाइड की जाती है। ठीक है, लाइक एग्जांपल, अगर एक बिजनेस है बेटा, लिखते रहो सुनते रहो, अगर एक बिजनेस एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई एग्जांपल, कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, इन सबको डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। चाहे एग्जांपल मान लो कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है, लिसन टू एग्जांपल लाइक दिस। एग्जांपल, किसी कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग करना है उसका प्राइस फिक्स करना है, रिमेंबर? तो भाई चेक करेंगे ना कॉस्ट कितनी बैठ गई। हाँ सर, तो प्राइस का डिसीजन इस पे भी तो होगा कि डिमांड सप्लाई कितनी है। यस सर। इसके अलावा और क्या क्या होता है? सर क्वांटिटेटिव मेथड में लिखो, फर्स्ट लिखो एग्जांपल लाइक दिस, अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं। हाँ करते हैं सर। मैथ्स भी यूज करते हैं। हाँ करते हैं सर, ये बात तो सही कह रहे हैं। स्टैटिक्स भी यूज करते हैं। करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स भी यूज करते हैं। सर ये क्या होता है ये बताऊंगा बेटा आपको मैं। इकोनोमेट्रिक्स भी बेटा अप्लाइड इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बनता है। तो इन शॉर्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इन शॉर्ट आपके पास में पढ़ रहे हैं आपका मीनिंग वाला पार्ट। इस मीनिंग से ही आपका कंप्लीट डेफिनेशन वाला पार्ट समझाऊंगा आपको। इसे नोट कीजिए फटाफट से। इसे नोट करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो पढ़ने का मजा जल्दी ज्यादा बढ़ेगा हमारे पास में। यस सर, यस सही कहा आपने। तो नोट कीजिए, फिर हम समझेंगे इस पॉइंट को। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है पहले हम ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट है आपकी जनरल इकोनॉमिक्स से, ताकि एटलीस्ट आपके पास में आपको एक क्लैरिफिकेशन अवेलेबल हो जाए कि जो आपने आज तक पढ़ा उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से हम जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमें ये क्लैरिफिकेशन रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका आंसर हमें कैसे रेडी करना है और कैसे पढ़ना है। हालांकि मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, आप नोट कीजिए इसको बराबर से। नोट हो गया? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, चलो नोट कर लीजिए, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके सर, तुम नोट करो, हम आगे बढ़े। बोलो बोलो, नोट हुआ? चले आगे? हाँ सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आगे लिखते हैं। ये हमने लिखा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखो बेटा इसके अंदर नेक्स्ट पे, इसमें एक नोट बना के लिखो। नोट बनाएंगे? हाँ हम बनाएंगे एक प्यारा सा नोट, एक क्यूट सा प्यारा सा नोट लिखो। नोट में लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, लिखो इंटीग्रेट्स, मतलब जोड़ता है इसको, इकोनॉमिक थ्योरीज। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है, उसका आंसर है ये, ध्यान रखना। नोट लिख रहा हूं मैं, लिखना नोट करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक्स थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरीज, नोट इकोनॉमिक्स लिखो, लिखो लिखो इकोनॉमिक लिखो बेटा, ओनली द वर्ड इकोनॉमिक्स। सर इनमें डिफरेंस होता है? यस बेटा डिफरेंस अभी बताऊंगा आपको मैं क्या होता है। द इकोनॉमिक थ्योरीज विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस का जो काम करने का तरीका है उसके साथ में जोड़ता है किसको? इकोनॉमिक की थ्योरीज को। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, लिख लो, यही वजह है बेटा, दिस इज वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते याद रखना, नोटिंग करने के बाद, समझने के बाद में श्योरिटी मैं आपको देता हूं, डायरेक्टली आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन या कहीं भी क्वेश्चन अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर, हाँ सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो
नॉन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हाँ, हमने ये वर्ड सुना है। याद करो बेटा, एक क्वेश्चन आता आपके पास में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है। एक नाम क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आगे और भी नाम जानेंगे इसके हमारे पास में। इसे नोट कीजिए कि क्या होता है और किस नाम से जाना, क्योंकि रीजन बिंग लिखो इसके अंदर। ऐसा क्यों लिखो? बिकॉज, लिखते रहो, समझाऊंगा फिर। बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, because business organization uses the economic theories, uses the economic theories, इसके लिए यूज करता है, लिखो, फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बेटा, हाँ एकदम ऐसी बात है। भाई सिंपल सी बात, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, सिंपल सी बात, डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिसीजन लेने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस होते हैं बेटा, वो यूज करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज को और क्वांटिटेटिव मेथड्स को। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं इसमें। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा डेफिनेशन का पार्ट, मीनिंग क्या होता है। तो हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने लिखा कि यही इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही क्या बोलते हैं? इसी का नाम है बेटा, क्या इसी का नाम? इसकी मम्मी ने नाम क्या निकाला है इसका? इसकी मम्मी ने नाम निकाला था मैनेजरल इकोनॉमिक्स। पापा ने क्या निकाला? पापा ने निकाला बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके चाचा ताऊ भी कुछ बोलते होंगे ना इसको। यस सर, उनकी बात भी हम करने वाले, क्या कुछ और नाम है। बट वन बाय वन हम अपने पार्ट को सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ेंगे और यही प्रेफरेबल है आप लोगों के लिए। यही प्रेफरेबल है बेटा कि हमें सिस्टमेटिक मैनर में ही पढ़ना है, तभी हमारी काम का टॉपिक बनेगा। आप नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं आगे इसमें। तीसरा नोट कर रहे हैं, पहले नोट करेंगे फिर समझेंगे। समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगा बेटा, मैं समझाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सुनना है, नोट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। उसके बाद से प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। बाकी पार्ट मेरे हाथ में छोड़ दिया सर, छोड़। इतना भरोसा रखो कि श्योरिटी है 60 आउट ऑफ 60 ही स्कोर करेंगे, एक भी नंबर कम नहीं लेंगे। वाह सर वाह, क्या जाएगा, वही तो आना है। चलो आगे बढ़े बेटा, कर रहे हैं सर, जा रहे हो, ठीक है सर, सॉरी जी सॉरी। चलो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर हम पढ़ेंगे अपने पास में आगे नेक्स्ट वाला पार्ट। पहले हम जानेंगे इसको क्या हम पढ़ रहे हैं। अब मैं बताने जाऊंगा आप लोगों को बेटा कि किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफरेंट है आपके जनरल इकोनॉमिक्स से। स्टार्ट करें, ओके। आइए लिखते हैं, तो अभी लिखना स्टार्ट करो, नेक्स्ट पे लिखो बेटा। अब हेडिंग बनाओ, ये तो हमने मीनिंग लिखा, अब लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स। जान लेते हैं कि कैसे डिफरेंस है। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, बताऊंगा बाद में। हालांकि डेफिनेशन लिखते लिखते ही आपको इस बात का अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे डिफरेंट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्सेस, लिखो, जनरल इकोनॉमिक्स। जो आज तक हम पढ़ के आए हैं उसको जनरल इकोनॉमिक्स कहते हैं बेटा, याद रखना। जनरली आमतौर पर ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पढ़ी है, लेकिन किस तरह डिफरेंट है इनकी डेफिनेशन को ही समझ में आ जाएगा हमारे पास में। तो बताओ क्या इसकी डेफिनेशन लिखे दोबारा से एक बार? हाँ सर लिख लेते हैं, तो लिखो तुम्हें, ताकि मेमोराइज भी हो जाए टॉपिक आराम से। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे सर, लिख रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोबारा से वही डेफिनेशन लिखो ताकि क्लैरिफिकेशन मिले डिफरेंस क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कौन सी? विच डील्स विद, सर सेम टू सेम, हाँ बेटा, विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स and issues, the problems and issues of a business organization, or we can say enterprise, कैसे? with the help of economic theories। जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर है वही आपकी इकोनॉमिक थ्योरी से, ध्यान रखना बेटा, उन्हीं को इकोनॉमिक थ्योरीज कहा जाता है। इकोनॉमिक थ्योरीज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर अपने आप थ्योरीज पढ़ते हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, टैट हो, ये सारे के सारे पार्ट बेटा, इन्हीं को क्वांटिटेटिव मेथड्स कहा जाता है। सेकंड में लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स?
तो लिख लेते हैं, बात को समझ में आएगा अच्छे से। लिखो बेटा, याद करो इकोनॉमिक्स या जनरल इकोनॉमिक्स का मतलब सेम। देखो जब भी वर्ड ओनली लिखा जाता है ना इकोनॉमिक्स, दैट ओनली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जनरल इकोनॉमिक्स, याद रखना। तो लिख लो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, लिखिए। तो जनरल इकोनॉमिक्स का हूं या इसे बोलूं इकोनॉमिक्स? अच्छा, हाँ देखो, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। हालांकि ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं डिफरेंस क्लियर नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, याद है, सोसाइटी से कनेक्टेड है। दैट कंसर्न विद द, जो कंसर्न मतलब संबंधित है, कंसर्न संबंधित को बोलते हैं। विद द एलोकेशन मतलब बंटवारे से, एलोकेशन ऑफ स्केर्स मतलब दुर्लभ रिसोर्सेज। आज भी बहुत सारे बच्चे इसी डेफिनेशन यूज करते हैं बेटा, अब मत करना फाउंडेशन के अंदर, याद रखना। तो ये डेफिनेशन आपकी जनरल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ना कि बिजनेस की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक हो, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर दैट, कह रहे उनका, आप पढ़ के क्या आए हो, यही तो पढ़ के आए हो कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो, पहला दैट प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज, क्या चाहिए कंज्यूमर को? सेटिस्फैक्शन, जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा। भाई जितना स्पेंड करेगा क्या बोलेगा, इतना खर्च किया तो इसके बदले मुझे एटलीस्ट इतनी सेटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए। एंड थर्ड क्या बच गया? थर्ड बच गया सोसाइटी। उसे क्या चाहिए? सोसाइटी को चाहिए सोशल वेलफेयर, याद है, कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। हाँ, हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा सर, याद आया। तो ये जो डेफिनेशन थी ना, सोशल साइंस होती है, ये होती है, कौन सी डेफिनेशन है बेटा? ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी है? जनरल इकोनॉमिक्स, जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यही डिफरेंस दोनों के बीच में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सिर्फ उन थ्योरीज को यूज करता है बेटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड वर्ड है, हालांकि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बनता है, लेकिन ये वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। मतलब अप्लाइड मतलब जिसे प्रैक्टिकल फॉर्म में बिजनेस वर्ड यूज करता है अपने काम को करने के लिए, चाहे वो प्रोजेक्शन बनानी हो। एग्जांपल मान लो किसी कंपनी को, सुनते रहो नोट करते रहो, इसे नोट करते रहे, सुनते रहिए। चाहे एग्जांपल के लिए किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, एग्जांपल कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के लिए या प्रोजेक्ट नया बनाने के लिए, तो उस केस में वो क्या करेगा? खाली क्या करेगा, बस लॉन्च कर दो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। तो उस केस में क्या करता है? वो थ्योरीज को यूज करता है। तो कहने का मतलब क्या, कौन सी थ्योरीज यूज करता है, कैसे पढ़ाई जाता है, इवन डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन को समझ, सबको ऐसे ही पढ़ने वाले डायरेक्टर, और ऐसे ही पढ़ना है बेटा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हमें, अब अपने पॉइंट से नहीं पढ़ना। इन शॉर्ट, जो डेफिनेशन आपने माइक्रो मैक्रो की सीखी थी, वो माइक्रो मैक्रो वर्ड तो आएंगे, बट यहां पर उनका मीनिंग बदल जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, यहां पर उनका मीनिंग बदल जाएगा। इसे नोट कीजिए, फिर समझाता हूं क्या लिखा है हम लोगों ने। चलिए, और बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक, मैं आपसे कुछ बात भी करूंगा इसके रिगार्डिंग, जो हमें जाननी है हमारे पास में। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है बेटा। तो इसी डिफरेंस को नोट कीजिए, और इस सबको पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने वो 4 गोल्डन वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं। इसमें भी गोल्डन वर्ड होते हैं, यस बेटा, इकोनॉमिक्स में भी गोल्डन वर्ड्स हैं, कहीं लिखे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो 4 गोल्डन वर्ड इसलिए बोल रहा हूं इन वर्ड्स को मैं। रीजन बीइंग, जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे अपनी, तो उसके दौरान आपको ये देखने को मिलेगा आपके पास में कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बार बार वो वर्ड्स रिपीटेशन मोड में आते हैं, और विच क्रिएट्स ए कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं टॉपिक के अंदर। आइए पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हमने ये पार्ट लिख लिया है बेटा, ठीक है, तो पहले मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 वर्ड लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। तो यू कैन राइट इन द अपर नोट। हालांकि चाहे तो इन वर्ड को आप सबसे पहले वाले पेज पे लिख लो, ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये 4 वर्ड कंप्लीट सिलेबस का बेस बनते हैं। बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन में घुमा घुमा के आते हैं, तो हम जब क्वेश्चन रीडिंग करते हैं ना, तो हमें इन्हीं वर्ड्स की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आई रीडिंग करते हैं, देखो गोल्डन वर्ड्स, फिर गोल्डन वर्ड्स भी हो नाम की कोई चीज होती है? यस बेटा, क्योंकि देखो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक्स सिर्फ बुक नहीं है। इसे बुक समझने की भूल मत करना बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ये बात मैं आपको। द रीजन बीइंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझने का सब्जेक्ट है। जब तक आपने कभी नोटिस किया, आपने हमेशा इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो आपको ना बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन रहा आज तक। जानते क्यों रहा कंफ्यूजन? क्योंकि आपने कभी उसके पीछे रीजन नहीं जाना।
और इकोनॉमिक्स कंप्लीट, इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट एक रीजन पर बेस्ड है। बिना रीजन के इकोनॉमिक्स आपको आ ही नहीं सकता। अगर आपको रीजन नहीं पते होंगे, याद करो, जो टॉपिक आज भी आपके वीक है उसका रीजन यही हो सकता है बेटा, और यही है कि आपने कभी उनके पीछे रीजन आपको आंसर नहीं मिल पाया। और हम हमारे पास में कंप्लीटली इसे समझने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से समझने का सब्जेक्ट है सर। नोट करते हैं, ये बात करते हैं। तो मैंने बोला 4 वर्ड का मैंने नाम लिया बेटा, वो वर्ड कौन कौन से? पहला वर्ड लिख रहा हूं मैं इकोनॉमिक, दूसरा वर्ड लिखो, कैप में लिख रहा हूं ताकि इनकी डेफिनेशन लिखवा सकूं, इकोनॉमी। ये कोई रट्टा पॉइंट नहीं है, बस समझना इन पॉइंट को खाली। थर्ड इज कॉल इकोनॉमिक्स, जिसे आप पढ़ते हैं, एंड फोर्थ इज कॉल, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। यही वर्ड है बेटा जो आपको आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके पढ़ने के टाइम पर। तो आइए स्टार्ट करें टॉपिक को। हाँ सर, तो पहले मैं इन 4 वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, फिर मैं आऊंगा आपके डेफिनेशन वाले पॉइंट के ऊपर। आइए बात करते हैं। तो लिखते हैं सर, लिखते हैं, पहले समझाओ, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक? ये चारों वर्ड सिमिलर कैसे हैं आज समझ में आएगा आप लोगों को। कुछ प्लेस पर इकोनॉमिक लिखा होता है, हम उसे इकोनॉमिक समझकर पढ़ लेते हैं। कुछ प्लेस पर इकोनॉमिक वर्ड लिखा होता है, हम उसको इकोनॉमी पढ़ लेते हैं कभी, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को डील करते हैं। ऐसा होता है, ये पॉसिबल आपके हाथ में नहीं, क्योंकि हमें होता क्या है, हम रीडिंग करते हैं तो फ्लो स्पीड के अंदर हम उसे पढ़ जाते हैं। तो आज के बाद इन वर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्या लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है? हिंदी बोलते हैं आर्थिक। हर वो चीज, अब सुनना शुरू करो, समझाना शुरू कर चुका हूं मैं, यहां से समझाऊंगा फिर वापस उस पॉइंट पे जाएंगे। लिसन टू मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक बेटा? इकोनॉमिक का मतलब होता है हर वो चीज जिसे आप पैसे में माप सकते हो, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। चेक करो आपके आसपास कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं। आपका फोन लगा लो, फ्रिज लगा लो, एसी लगा लो, कुछ भी आइटम देखो ध्यान से, इन सब चीजों को आप मनी में मेजर कर सकते हो, हाँ या ना? बताओ मुझे, हाँ या ना? ये सर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? सर इसका मतलब, इकोनॉमिक लिख रहा हूं, इकोनॉमिक का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं आर्थिक। क्या बोलते हैं? आर्थिक। इसका मतलब मैंने क्या बोला? एवरीथिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। तो लिख लो एवरीथिंग, हालांकि मैं चाहता इनको पॉइंट को बोल सकता, लेकिन मैं लिखवाऊंगा ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। एवरीथिंग विच कैन बी, क्योंकि यही आपके इकोनॉमिक्स के वो बेस है, गोल्डन वर्ड्स है। लिखो एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अभी समझ में आएगा कि क्यों आगे मैंने वर्ड लिखे हैं, ताकि क्लैरिफिकेशन मिलेगा। एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, हर वो चीज जिसे आप पैसे में माप सकते हो उसे कहते हैं बेटा इकोनॉमिक कहते हैं। इकोनॉमिक, याद करो, चेक करो, सोचो जरा एक बार बेटा, सोचो जरा एक बार ध्यान से। आपकी सब्जेक्ट में, आपकी इकोनॉमिक्स में आपने हमेशा जिन भी चैप्टर्स के नाम पढ़े, चाहे कंजम्पशन पढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट पढ़ाओ, सेविंग पढ़ाओ, नेशनल इनकम पढ़ाओ, कुछ भी पार्ट पढ़ाओ, सारा का सारा पार्ट इकोनॉमिक पार्ट है। चेक किया आप लोगों ने? अपने आसपास चेक करो। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? हर वो चीज विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे आप पैसे में माप सकते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। तो सिर्फ इकोनॉमी क्या होता है, आइए बात कर लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, आप लोग पूछो, आप लोगों से जवाब देना मुझे। तो जब भी क्लास देखें सोचना ध्यान से बैठ के कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। कैन यू प्लीज टेल मी, आपने हमेशा सुना कि कंट्री एंड इकोनॉमी, कंट्री एंड इकोनॉमी, और मैक्सिमम बच्चे कंट्री को और इकोनॉमी को सेम मानते हैं। इज इट सो? क्या कंफ्यूजन कभी रहा नहीं रहा कि इकोनॉमी और कंट्री में डिफरेंस क्या होता है? कभी जाना आप लोगों ने? सोचो ध्यान से बात को। सर ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड सेम नहीं है, अलग वर्ड। क्या बोल रहे हो सर? हाँ बेटा हाँ, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर सेम होते ना तो कंट्री के प्लेस पर या इकोनॉमी के प्लेस के ऊपर कंट्री वर्ड ही यूज किया जाता, अलग से इकोनॉमी वर्ड यूज नहीं। आइए बात करते हैं क्यों ऐसा कहा गया। तो जानो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं। कह रहा सर इकोनॉमी किसको बोलते हैं? हैव अ लुक ऑन दिस। कह रहा सर इकोनॉमी का मतलब होता है ओनली वो पार्ट कंट्री का, देश का, इस कंट्री का, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, हम पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा हमारे पास में। तो इकोनॉमी का सिर्फ वो पार्ट बेटा जिसे आप, इकोनॉमी का सिर्फ वो पार्ट जिसे आप इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इकोनॉमी। कंट्री का सिर्फ वो हिस्सा जिसे पैसे में माप सकते हैं ना, दैट इज ओनली नोन एज इकोनॉमी। जानते हैं? आइए पढ़ते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। मतलब लिखो कौन सा पार्ट? ओनली दैट पार्ट, ओनली दैट पार्ट ऑफ द कंट्री which can be, which can be, अच्छा, तभी हम सोचे हमें कंफ्यूजन क्यों रहता रहा। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी मतलब इकोनॉमिक पार्ट, उसी पार्ट को कहा जाता है
इकोनॉमी। एग्जांपल लाइक दिस, इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सोचो। नेशनल इनकम क्या होती है, याद करो। सेविंग क्या है, इस सारा का सारा पार्ट ही तो आपने कभी सुना होगा ध्यान से। बोलते हैं ना, मोदी बोलते हैं प्यारे भाई बहनों, सुनते हैं ना क्या बोलते हैं कि सर हमारी जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमी ग्रोथ कैसे कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, सिर्फ वो पार्ट जो मनी से रिलेटेड है। इसका मतलब प्रोडक्शन, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये पार्ट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कंट्री का वो पार्ट बेटा जो कि इकोनॉमिक टर्म्स में मापा जा सकता है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। आज के बाद ये डिफरेंस क्लियर रखना। मतलब सिंपल सी बात, सोचो ना, कंट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं, काफी चीजें ऐसी हैं जिनको आप पैसे में नहीं माप सकते। माप सकते हो क्या खुद की वैल्यू माप लोगे, आप कितने रुपए के हो बताना मुझे, नहीं सर हमें तो नहीं माप सकते। इसका मतलब क्या आप इकोनॉमी का पार्ट हो, नहीं सर आप कंट्री का पार्ट हो, इकोनॉमी का पार्ट नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, लिखो ध्यान से। नेक्स्ट वन इज क्या कह रहा है, हाँ अब समझ में आया। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। सर ये तो बुक का नाम है हमारी, यस सर इकोनॉमिक्स बुक का नाम होता है, ये तो बोलते हैं ना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, हाँ सर है। कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जहां पर आप इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते हो, समझते हो, हाँ है ना, यस सर। तो क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स, इज दैट सब्जेक्ट मैटर, ये वो सब्जेक्ट मैटर है जहां पर आप इकोनॉमी के, इकोनॉमिक शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को क्या करते हो, डील करते हो, विच डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पार्ट, दैट इज नोन एज, उसे कहते हैं क्या, उसे ही को कहते हैं इकोनॉमिक्स। याद आया, हाँ याद आया। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिस्ट कौन होता है, तो ये तो हमें समझ में आ चुका, क्या बोल रहे हो। अच्छा अब बताओ मुझे इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं। सर हमें पता है, हमें पता है, हाँ बताओ ना। इकोनॉमिस्ट का मतलब है वो व्यक्ति, वो लोग जो क्या करते हैं, जो इकोनॉमी के इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं और बाद में उससे रिलेटेड सॉल्यूशन निकालते हैं। थिंक अबाउट दिस, इकोनॉमी कितनी सारी योजनाएं आई ना, सोचो ध्यान से। डीमोनेटाइजेशन हुआ, रिमेंबर नोटबंदी हुई थी, जनधन योजना है, सारा का सारा पार्ट इकोनॉमिक पार्ट है। चेक करो यहां से, हाँ सर। तो वो लोग मतलब इनको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अर्थशास्त्री। तो लिखो कौन से लोग, दोज पर्सन, वो व्यक्ति। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा ताकि आपके पास में कभी आपको कंफ्यूजन रहे ही ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि यहीं से तभी आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, तभी इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स से सच्ची मोहब्बत आपको हो पाएगी। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। दोज पर्सन हु स्टडीज the economic problems and economic issues इकोनॉमिक वर्ड यूज कर रहा हूं, इकोनॉमिक, चेक कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक वर्ड यूज कर रहा हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी। समझ में आया, यहां मैंने इकोनॉमी वर्ड अलग से लिखा बेटा, चेक करो, या इकोनॉमी वर्ड अलग से लिखा, इकोनॉमिक वर्ड अलग से लिखा। अब देखो ध्यान से, एक ही लाइन में दो वर्ड्स आ गए, तो क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं सेम सेम चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये मिस्टेक यहीं से क्रिएट होती है। देखो ध्यान से, इकोनॉमिक का मतलब अलग होता है, इकोनॉमी का मतलब अलग होता है, दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग है। तो दोनों वर्ड का मतलब जब अलग अलग है तो उन्हें सेम कैसे समझ सकते हैं हम। अब समझ में आया क्या मतलब है, समझ में आया। हैव अ लुक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, हर वो चीज जिसे आप मनी में मार सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक। मतलब पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, सर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, याद करो, अर्थव्यवस्था बोलते हो ना, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बोलते हैं, याद आया, हाँ सर। देश बोलते हैं कंट्री को, ध्यान रखना, कंट्री को अर्थव्यवस्था नहीं बोलते, देश बोलते हैं, याद आ गया, हाँ सर। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र, हाँ सर हमने सुना है। हिंदी याद नहीं करेंगे, हिंदी इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिफिकेशन रहे, हमेशा पढ़ने का तरीका जान पाए। इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, अर्थशास्त्री, वो लोग जो आपके पास में इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इश्यूज को स्टडी करते हैं, डील करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। एग्जांपल है, क्या हम इकोनॉमिस्ट हैं, नहीं हम इकोनॉमिस्ट नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम पीएचडी कर लेंगे, डॉक्टरेट की डिग्री हायर कर लेंगे, तब हम बन जाएंगे इकोनॉमिस्ट। याद रहेगा आपके पास में। तो ये पॉइंट क्या था बेटा, इसे नोट कर लीजिए। ये 4 वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे और आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यही है आपकी इस टॉपिक की जान। इसी के बाद में आपके पास 1 बाय 1 में शुरू करूंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो बात करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये पूरा करने के बाद में। तो बताइए ये चारों वर्ड क्लियर है। हालांकि आप लोग अपने स्क्रीन के नीचे देख पा रहे हैं, अगर कोई डाउट किसी बच्चे को रहता है
तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपने डाउट्स मुझे शेयर कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। ये व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर द डाउट सेशन, दैट्स इट, ओनली फॉर डाउट्स। हालांकि चांस नहीं रहेगा, फिर भी हम बात कर लेंगे। और हम अपनी क्लासेस के अंदर 1 बाय 1 ये भी डील करने वाले हैं कि किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। पैटर्न में सिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन की कैटेगरीज कितनी होती है, आपके सीए फाउंडेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं आते जो प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम कर रहे हैं सर, नोट कर रहे हैं। इन चारों वर्ड्स को नोट करो क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा। इन वर्ड्स को जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे पास में। तो आपको वो दिक्कत ना आए, इसीलिए चले आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मतलब क्या, इसीलिए कह रहा हूं नोट कर लो बेटा, इसीलिए। और क्या बोलूं, मेरी कहां हिम्मत तुम्हें कुछ कह सकूं, ऐसा, हाँ ऐसा। चले बेटा स्टार्ट करें आगे। आओ तो हमने सीखे अपने गोल्डन वर्ड्स। अब इन गोल्डन वर्ड्स को पढ़ने के बाद अब हमारे अपने बुक के कंटेंट के ऊपर, अब आ रहे हैं अपने बुक के पार्ट के ऊपर। सुनो सुनो सुनो, हाँ सर सुनाओ, चिल्लाओ मत, सुनाओ। ओके ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन, मतलब फर्स्ट पार्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इस मीनिंग से ही आपको एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा बेटा, आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या पढ़ने वाले। आइए बात करते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा सर सर सर, मैंने बोला हाँ हाँ हाँ। बोले एक बात बताओ सर, मैं बड़े दिन से मन में ख्याल आ रहा है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पॉइंट क्या है और कैसे हम इसे रीडिंग करने वाले हैं। चलिए, कह रहे सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। चेक करो, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स। रिपीट कर रहा हूं, ये बात आप सोच रहे होंगे सर हमारे पास चैप्टर के नाम तो वही है जो पहले हम पढ़ के आए हैं, ऐसा क्यों। चेक करो ध्यान से, यहां वर्ड लिखा हुआ बेटा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स तो ठीक है, साथ में वर्ड कौन सा है, बिजनेस वर्ड आ गया। इसका मतलब उस इकोनॉमिक्स को यूज करके, उस जनरल पार्ट को यूज करके हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना है, ये समझाना है कि भैया डिसीजन कैसे लिया जाता है। और जितने भी बिजनेस वर्ड आप काम कर रहे हैं ना, बिजनेस वर्ड है, चाहे इंडिया की बात हो, किसी और इकोनॉमी की बात हो बेटा, इकोनॉमी बोल रहा हूं, इकोनॉमी की बात हो, वो सारे के सारे अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्हीं पॉलिसीज को यूज करते हैं। आइए बात करते हैं, रीडिंग करते हैं, फिर समझ में आएगा। कह रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। कह रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वर्ड निकल गया अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से। आप जो स्टैटिक्स पढ़ते हो, स्टैट आपने कहां पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। सर अप्लाइड इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं बेटा, इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है जानते हैं। इकोनोमेट्रिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके बेसिस के ऊपर इंडिया के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो डेटा होता है, डेटा बोलते हैं हमारे पास में कि इस साल इतना लेवल रहा कंजम्पशन का, इस साल इतने लोगों ने इतनी कमाई की, जो डेटा निकाला जाता है, एग्जांपल ऑब्जर्वेशन की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, वो जो फाइनलाइज होता है उसको इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स का वो पार्ट है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो कि हेल्प करता है अपनी इकोनॉमी को, अपने गवर्नमेंट को ये पता लगाने के लिए कि क्या कंजम्पशन का क्या लेवल, क्या जीडीपी का लेवल, कैसे परसेंटेज निकलता है, सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए। आइए बात करते हैं। तो क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। सर प्रॉब्लम इश्यू सेम सेम होते हैं, नहीं अलग अलग होते हैं, कभी इन दोनों सेम मत मानना। क्यों बोल रहा हूं ऐसी बात, सुनो बात ध्यान से। व्हाई आई एम सेइंग दिस, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, समस्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं समस्या। इश्यू मतलब होता है मुद्दे। सर आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं, रीजन समझ में आएगा आपको आराम से। प्रॉब्लम मतलब समस्या, इश्यू मतलब मुद्दे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, द रीजन में एक बात मुझे बताओ, दिल्ली में पॉल्यूशन एक टाइम पे दिल्ली में क्या थी, दिल्ली में पॉल्यूशन एक टाइम पे प्रॉब्लम थी, हाँ है ना, समस्या थी। अब क्या बन गया, इश्यू बन गया। एक टाइम पे इंडिया में पॉवर्टी, गरीबी प्रॉब्लम थी, उसे ठीक किया जा सकता था, नहीं किया गया, क्या बन गया, इश्यू बन गया। चेक करो, याद है दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में मारुति कंपनी आता है, हाँ सर, वहां पे स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक, मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा, आपको ऐसे ही पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, इसको सेम वैसे मत पढ़ना। सुनो ध्यान से बात को, मारुति कंपनी में स्ट्राइक हुई थी, हड़ताल हुई थी, कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या स्ट्राइक से पहले एम्प्लॉय ने ट्राई नहीं किया था कि हमारा इंक्रीमेंट बढ़ा दो, हमें ओवर टाइम का पैसा चाहिए, हाँ या ना, बताओ मुझे। सर कहा था ना, कुछ तो कहा होगा ना, मतलब वो प्रॉब्लम थी, कंपनी अगर उसे सॉल्व कर पाती तो वो इश्यू में कन्वर्ट नहीं होती। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यू बेटा, याद रखना, प्रॉब्लम मतलब समस्या। अगर किसी प्रॉब्लम को लंबे समय तक सोल्व ना किया जाए, दैट विल बिकम एन इश्यू, वो इश्यू बन जाता है। तो क्या बोला, हम क्या पढ़ रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का वो पार्ट बनता है जहां पर हम डील करते हैं प्रॉब्लम एंड इश्यू किसके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के
प्रॉब्लम एंड इश्यूज को कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक की पॉलिसीज को यूज करके और क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करके। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव मींस, क्या होता है? द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी, नंबर्स की बात जहां पे होती है। अकाउंट नंबर पे चलता है, मैथ्स नंबर पे चलता है, स्टैट नंबर पे चलता है, इकोनॉमेट्रिक्स नंबर पे चलता है। चेक करो, याद करो। और पॉलिसी कौन कौन सी? चेक करो, डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी। एग्जांपल लाइक दिस, सोचो ध्यान से, किसी बिजनेस को डिसीजन लेना है कि भैया मुझे अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। क्या नया प्रोडक्ट बिना मार्केट में डिमांड को पता लगाए लॉन्च कर दोगे? जवाब देना। क्या सप्लाई चेक नहीं करोगे प्रोडक्शन कितना होगा, कितनी कॉस्ट बैठेगी? क्या चेक नहीं करोगे प्रोडक्शन कितना कर पाओगे, कितनी कॉस्ट बैठने वाली है? क्या चेक नहीं करोगे फैक्टर, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी कॉस्ट कितनी बैठने वाली है, ये कितना पैसा लेने वाले हैं आप लोगों से? करते हैं सर चेक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वो है बेटा जो हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन लेने के लिए, ये समझने के लिए कि कैसे डिसीजन मेकिंग किया जाए। समझ आया? हाँ या ना बोलो मुझे, यस और नो। अपने मन से पूछो, क्या समझ में आया मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स की जो बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, इवन इन शॉर्ट प्रैक्टिकल फॉर्म में। सोचो आज भी बड़ी से बड़ी कंपनीज इसे यूज करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, इसीलिए बोलते हैं अप्लाइड। चलिए आगे आगे आते हैं। अब कहता है एक वर्ड लिखा हमने यहां पे, एग्जाम में जो क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब सुनो क्वेश्चन की बात, हम पढ़ेंगे पैटर्न को, बताऊंगा क्वेश्चन कहां कैसे कैसे बन सकते हैं। आइए बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कह रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है, कनेक्ट करता है किसको? इकोनॉमिक पॉलिसीज को। हमने पढ़ा थ्योरीज कह दो, इकोनॉमिक पॉलिसी बोल दो, मतलब सेम है। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब पॉलिसीज है बेटा। इन पॉलिसी को कनेक्ट करता है किससे? विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस कैसे काम करता है उसको जोड़ कनेक्ट करता है किससे? इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ में। इसीलिए कहा जाता है इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात, किसी भी बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट किया जाता है ना, मैनेजमेंट जो पार्ट होता है, वो मैनेजमेंट ये ध्यान देता है हमेशा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले चेक कर लूं कि एग्जांपल के लिए मान लो मेरा कोई नया कॉम्पिटिटर तो मार्केट में नहीं आ रहा, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है नहीं। एग्जांपल एक बात बताना मुझे, एक क्वेश्चन मेरा बनता है आपसे, कैन यू प्लीज टेल मी, एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूं, अगर गवर्नमेंट, माय क्वेश्चन इज, अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स में कोई चेंजेस करती है, सोचो टैक्स में इंक्रीज या डिक्रीज करती है, क्या इससे किसी बिजनेस के मैनेजमेंट को या बिजनेस को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सोचो ध्यान से। किसी फैक्ट्री को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। किसी कंपनी को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, पड़ेगा, एज यू नो दिस। क्यों पड़ेगा? अब गवर्नमेंट क्या है भैया बताना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इकोनॉमिक पॉलिसी को ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंट नेम, और नेम क्या है इसके पास में, व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? आंसर इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। याद रहेगा? हाँ या ना बोलो मुझे, समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ चुका। आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते हैं। आगे के वाले ने क्यों है, बिकॉज ऐसा क्यों बोला? बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर डिसीजन मेकिंग। ये सबसे बड़ा वर्ड है डिसीजन मेकिंग। ये सारा का सारा पार्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम समझने वाले हैं, क्योंकि हम भी एक प्रैक्टिकल बिजनेस के प्रैक्टिकल वर्ड का पार्ट बनने वाले हैं। आप अपनी सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर जब करोगे, उसके बाद में आप इंटर्नशिप आर्टिकलशिप करते हो, उसके बाद आप सीए बनोगे, तो सिंपल सी बात सोचो ध्यान से बेटा, प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके सामने भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है। कैसे डील करोगे? डिसीजन मेकिंग वाली पावर को लेने के लिए सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि इकोनॉमिक थ्योरीज क्या है और क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से हैं जिनको यूज करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आया? हाँ या ना बोलो मुझे, यस सर समझ में आया। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं सर नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट फिर भी रहे तो पिक कर लूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल। अब मैंने जो एक बात स्टार्टिंग में कही थी उसी बात का जवाब है ये। जवाब नहीं है ये भी बोलूंगा कि आपके पास में आपकी पूरी बुक का एक बेस क्लियर यहां से होने वाला है। मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जनरल इकोनॉमिक्स। याद रखना, अगर कोई बोले ना ओनली इकोनॉमिक्स, तो ओनली इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? जनरल इकोनॉमिक्स। याद रखना, जो आज तक आपने पढ़ा, इवन सीपीटी के टाइम में, फाउंडेशन से पहले सीपीटी में जो बुक का नाम था, बुक का नाम देखना, बुक का नाम था जनरल इकोनॉमिक्स। वहां पर जो 11th 12th में पढ़ के आए वो कंसेप्ट सेम टू सेम था।
लेकिन अब उसे सेम टू सेम पढ़ने की गलती मत करना। मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसे ही पढ़ते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। यही वजह है कि उनके पास में उनको कंफ्यूजन रहता है, उनके मार्क्स कटते हैं, ये वजह बनती है हमारे पास में। आइए बात करते हैं, लेकिन ये मेरी श्योरिटी है इस पैटर्न को इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत किसी एग्जाम क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे दोबारा मैंने मीनिंग लिखा तो आपको बेटा ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाँ है ना, ये से समझ में आ गया। सेकेंड लाइन में देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स, कैन यू प्लीज टेल मी। सोचो ध्यान से बात को, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या पढ़ा आप लोगों ने, आपने इससे मिलता जुलता ही मीनिंग पढ़ा है, मैंने कंबाइन कर दिया मीनिंग को, बस क्या लिखा हुआ है करेक्ट। आपने ये पढ़ा था, याद करो, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, मतलब सोसाइटी से कनेक्टेड है। यस सर, क्या लिखा है, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, बट जो किससे संबंधित है, कंसर्न में संबंधित किससे है, दुर्लभ संसाधनों के बंटवारे से। जहां पर डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी, रिमेंबर आया, डेफिनेशन ऑफ किसकी, चॉइस, रिमेंबर अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, याद आया, हाँ याद आया। तो कहने का आगे क्या पढ़ा था, इन सच ए मैनर रिसोर्सेज को इस तरह से बांटा जाए, मतलब ऐसी सोशल साइंस जो ये बताती है, इससे संबंधित है कि रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, फिर कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज हिज सोशल वेलफेयर, और समाज अपना सामाजिक कल्याण कर सके। यस और नो, याद आया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा, मैंने सिर्फ ये बोला कि जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, अब हम जनरल नहीं पढ़ रहे, अब इसी इकोनॉमिक्स के पार्ट को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये भी वर्सेस ना बन के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का अल्फाबेट। मतलब इकोनॉमिक्स को वो भी कैसे पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के अंदर होने वाला डिसीजन मेकिंग पार्ट के अंदर अब हम अपनी इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज को यूज करने वाले हैं वहां पर, उसके लिए इसीलिए कहा गया दिस पार्ट इज नोन एज बिजनेस। चेक करो, अगर इन दोनों में से मैं अगर बिजनेस और जनरल वर्ड को हटा दूं तो क्या बचेगा, ओनली इकोनॉमिक्स बचेगा। याद आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करने वाले हैं बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए, और यही हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है जिसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बोलो समझ में आया, हाँ या ना, ये सुनो, यस समझ में आ गया सर। यहां से क्लैरिफिकेशन मिल गया आप लोगों को कि अब क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले हैं, और क्यों आपके चैप्टर्स के नाम डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट रखे गए, क्यों कंज्यूमर सेक्टर्स पढ़ने वाले हो, क्यों आप अपने पास में डिमांड के रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक पढ़ने वाले हो, जिसमें आप ये भी पढ़ने वाले हो कि एडवर्टीजमेंट ईडी क्या होता है, रिमेंबर प्रमोशनल ईडी वाला पार्ट क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है सर, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्ड क्यों आया, क्या आपने कभी पढ़ा था आज तक इससे पहले, क्या आपने हमेशा ये पढ़ा डिमांड सप्लाई क्या, डिटरमिनेंट्स क्या है, बट अब आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। द रीजन बीइंग, एक टॉपिक है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है बेटा आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक, एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड, कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट को, और कैसे वो थ्योरीज हैं कि वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड बेसिस के ऊपर इसे यूज किया जाता है सर बिजनेस की साइड से डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। क्यों आपके पास में बिजनेस साइकिल वाली यूनिट डाली गई, सोचो 5 यूनिट क्यों डाली गई, सोचो ध्यान से, नहीं सच डाली गई, वही हम बात करने वाले। तो बताओ मुझे कि यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, बताओ मुझे, ये सुन लो, ये सुन लो, हाँ या ना। एक बात और सुनो ध्यान से, यहां जो कॉमन वर्ड निकल के आया, लिसन टू मी, एक बात और सुनो, यहां तक क्लियर हो गया, हाँ यहाँ क्लियर हो गया। यहां जो कॉमन वर्ड आपको दिख रहा है ना, कौन सा, इकोनॉमिक्स। अब मैं बात कर रहा हूं उस वर्ड की जो आपने हमेशा, जिस वर्ड को स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। मेरा टारगेट नहीं था बेटा, मेरा टारगेट क्लियरली साफ साफ है, पढ़ाना टारगेट नहीं है, समझाना टारगेट है। समझ में आएगा इकोनॉमिक्स तभी कुछ कर पाओगे, तभी आपके हर एक क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट रहोगे करना, आंसर लेने के लिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प से मैं समझाने वाला हूं। एक बात मैं लिखने वाला हूं, नॉर्मली आपने एक वर्ड हमेशा नोट किया, मैं नोट में लिख रहा हूं, और तुम भी नोट बना लो। आपने यूज किया हमेशा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताओ लिखा कहीं आपने, हाँ लिखा था हमने, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, कुछ याद आया, हाँ हमें याद आ रहा है सर, द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड कौन सा, ओइकोनोमिया। जनरली आपकी ये पार्ट आपको इसी वर्ड से पढ़ाया जाता है। पहले की बात ठीक थी बेटा, इस वर्ड से पढ़ाना, अब सही नहीं है, ध्यान रखना। क्यों कह रहा हूं ऐसा, लिसन टू मी। ओइकोनोमिया क्या होता है, इस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ के देखते हैं, तो ओइको एंड नोमिया, क्या इन वर्ड के मतलब जानते हैं, हाँ हमें पता है सर,
तो ओइको को क्या बोलते हैं? ओइको को बोलते हैं हाउस होल्ड। यू नो दिस, हम जानते हैं सर, ये बात आपको सबको पता होगा। बच्चे बच्चे को पता है सर, हमसे क्या, छोटे बच्चे से पूछो वो बता देगा। नोमिया का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट। यू नो दिस। तो मीनिंग क्या बनता है? द कंप्लीट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और वी कैन से डिस्पेंसेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, बोलते हैं डिस्पेंसेशन बोलते हैं। So you can say management or we can say dispensation, both are same words, both are same words. It means that एक हाउसहोल्ड अपनी रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन करेगा, इफ यू वांट टू स्पेंड सम मनी तो आप कैसे खर्च करोगे, यही सब सिखाता है आपके पास में। आपको कौन? आपको सिखाता है इकोनॉमिक्स। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, मतलब बिजनेस अपने मैनेजमेंट को कैसे करेगा। अब हम ये सीखने वाले हैं। बताओ क्या ये डिफरेंस आपको क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? यस और नो? क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूं आपके पास में आपका सब्जेक्ट मैटर, नेचर एंड स्कोप, लेकिन वो तभी करूंगा जब आपको ये चीज क्लियर होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड हाउ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक्स एंड द 4 गोल्डन वर्ड्स जो आपने अभी सीखे हैं। बेटा बताओ समझ में आया? यस सर समझ में आया। आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। अब आओ हेडिंग बनाते हैं बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब पार्ट पे आता हूं, पार्ट लिखो, हेडिंग बनाओ, क्योंकि आपकी फर्स्ट यूनिट इसी पे डिपेंड करती है। हेडिंग बनाओ नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले हम पढ़ेंगे नेचर, फिर हम पढ़ेंगे स्कोप के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग बनाओ, लिखो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या वही नेचर है जो आपने पहले पढ़ा? सर बताऊंगा, वहां सिर्फ आपने पढ़ा था, याद करो, सिर्फ और सिर्फ कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। पर आप ये पढ़ने वाले हो कि प्रैग्मेटिक है या नहीं है। बाकी पार्ट्स पढ़ने वाले हो, वो सब आप पढ़ने वाले हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, नेचर का पार्ट ही बनता है, उसको हम डील करते हैं। तो आइए इसके नीचे एक हेडिंग बनाओ, लिखो बेटा सब्जेक्ट मैटर। लिखो सब्जेक्ट मैटर, लिखते रहो, समझाऊंगा फिर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके सर, ओके। सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर में क्या बातें हैं, वही 2 पॉइंट याद करो। देखो इकोनॉमिक्स है तो कॉमन पार्ट क्या रहेगा? माइक्रो मैक्रो। तो लिखो, हेडिंग बनाओ बेटा, द फर्स्ट पार्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड पार्ट इज मैक्रो। द फर्स्ट पार्ट इज माइक्रो ब्रांच, सेकेंड पार्ट इज मैक्रो ब्रांच। लेकिन अभी आप यहां देखेंगे कि इन दोनों का मतलब बदल जाएगा बेटा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपके पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर बार बार वह बात बोलने से क्या हो जाएगा, ताकि माइंड में बैठे ही टॉपिक आपके मन में बेटा, हाँ कि क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। तो लिखो ध्यान से, माइक्रो ब्रांच एंड मैक्रो ब्रांच, वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मतलब मैं मीनिंग नहीं लिखवा रहा आपको, अब बता रहा हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर भी किस पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड, दोनों का मतलब अलग अलग है। लिखो क्या कह रहा है, लिखो इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स या दिस ब्रांच deals with कैसे, लिखो किससे प्रॉब्लम डील करती है? लिखो how the units या इंडिविजुअल यूनिट्स। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स? बेटा प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहा हूं, एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, एक सिंगल प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, एक सिंगल बिजनेस की बात कर रहा हूं। यस, हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स मेक देयर डिसीजंस। अच्छा तो अलग हो गया। तो ये हमने पहले ये पढ़ा था सर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम एंड इश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। मैक्रो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द किसकी? ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज विद द ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। बोने लिख रहे, चेंज करो, लिखो दिस ब्रांच डील्स विद द, क्या बोलते हैं सर, हाउ द इंडिविजुअल यूनिट मेक देयर डिसीजन। वो भी कैसे? along with the efficiently utilization of resources। लिख लो जाना चाहो तो, इसमें लिख लो, ऊपर लिख लो कैसे, देखो विद द, इसको बाद में लिखवा देना, चलो ठीक है। कह रहा हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक देयर डिसीजंस। नंबर 2 इसमें लिखो। एंड मैक्रो डील किससे करता है? लिखो इसमें भी लिखो, मैक्रो ब्रांच, दिस ब्रांच
सर ये तो अलग है। हाँ मैंने कहा था दिस ब्रांच डील्स विद, इससे देखो हाउ डील्स विद का कलर चेंज करो, लो कर देता हूं, हाउ द एनवायरमेंट, हाउ द ओवरऑल एनवायरमेंट, हाउ दी ओवरऑल ओवरऑल एनवायरमेंट, कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट लिखो, कहूंगा मतलब क्या होता है, हाउ द ओवरऑल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ ए बिजनेस, किस तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट। और याद करो आपका बीसीके की यूनिट में पढ़ते हैं एनवायरनमेंट का टॉपिक, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो क्या है बेटा, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, इसे नोट करो फटाफट से। हमने क्या लिखा माइक्रो फाइनेंस में, क्या लिखा कि हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स मेक देयर डिसीजंस, वो अपने डिसीजन कैसे लेती हैं और किस तरह ओवरऑल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है उनके डिसीजन को, चाहे गवर्नमेंट की बात हो, चाहे फर्म की बात हो, चाहे हाउस होल्ड की बात हो, वो सब के सब अफेक्ट करते हैं इसको। पढ़ने वाले हो सारे पॉइंट को, नोट हो गया पार्ट। चलिए इसमें एग्जांपल लिखो नीचे, अभी पूरा लिखते हैं। देखो मैं इस साइड लिख रहा हूं आपके पास में, इस साइड में हम लिख रहे हैं अपना माइक्रो ब्रांच वाला पार्ट, इस साइड लिख रहे हैं हम कौन सा, मैक्रो ब्रांच वाला पार्ट। तो माइक्रो के पार्ट को लिखो नीचे, इसमें आगे लिखो, उसमें लिखो with the efficiently utilization, with the efficiently utilization of organizational resources, of the organizational resources, जिस बिजनेस की बात आप कर रहे हो उस बिजनेस के रिसोर्स को एफिशिएंट तरीके से, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट बेटा, एफिशिएंट मतलब विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट वेस्टेज किए बिना। कैसे डिसीजन लेते, इस साइड लिखो, लिखो उस साइड क्या लिखोगे, वहां पे लिखा था आपने कि ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, लिख लो लाइक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो गया, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट हो गया, हाउस होल्ड्स हो गया, या अदर फर्म्स हो गया। हालांकि उसमें और भी बताऊं कौन कौन से होते हैं, और लिख लो इसके अंदर, और लिख लो इसमें, तो फर्म्स हो गया, इसमें लिख लो सप्लायर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गए, हाँ सर कॉम्पिटिटर्स हो गए, कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं। याद करो बेटा, इंडिया में कुछ कंपनी थी कैमरा बनाने वाली, याद है, ये सोनी वगैरह नहीं थी उस टाइम में कैमरा के अंदर, उस टाइम पे था याद हो कोडैक, नाम सुना, कोडैक एंड फ्यूजी फिल्म, रिमेंबर, हाँ 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 सुना होगा आपने, वो क्लिक वाला, वो नेगेटिव रोल वाला कैमरा आया करता, याद आया, हाँ सो कोडैक एंड फ्यूजी फिल्म जैसी कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनी एक झटके से इंडिया से गायब हो गई। कैसे गायब हो गई, सोचा कभी ध्यान से आपने, क्योंकि रीजन बीइंग इन्होंने ध्यान दिया, इन्हीं को लगा हाँ हाँ हमारी मोनोपोली चलती रहेगी, ये जो वहम था ना, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे बाकी फर्म अपना डिसीजन ले रही हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट से आउट हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस इन सब चीजों को अफेक्ट करता है। अब पॉइंट यहां पे आता है कि इसमें एग्जांपल भी बनते हैं, हाँ लिखो, तो बोर्ड दिखा दो हमें, तो बस सिर्फ तुम बोर्ड देखो, एग्जाम्पल लिखवाता हूं, नोट करते रहो। तो एग्जाम्पल में आता है, इस साइड भी एग्जाम्पल, इस साइड भी एग्जाम्पल लिखो। तो मैक्रो ब्रांच में एग्जाम्पल लिखो और माइक्रो ब्रांच में एग्जाम्पल लिखो। तो लिखो बेटा माइक्रो में लिखो एग्जांपल्स, द फर्स्ट वन लिखो प्लांट लेआउट, नंबर 2 लिखो, फर्स्ट लिखा प्लांट लेआउट, नंबर 2 लिखो कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट को एनालाइज करना। थर्ड लिखो प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे फिक्स किया जाएगा। ये सारे के सारे वो डिसीजन है जो एक फर्म लेती है बेटा। नेक्स्ट लिखो फैक्टर प्राइसिंग, नेक्स्ट लिखो फैक्टर प्राइसिंग, इसमें लिखो फर्स्ट लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद करो ये सारे आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। नंबर 2 लिखो
अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड लिखो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। बस करो सर, बस करो, समझ में आ गया हमें। जितने चाहो उतने एग्जांपल लिख लो। गवर्नमेंट बजट, हाँ है ना, बताओ। गवर्नमेंट बजट आपने 12th क्लास में कहां पढ़ा था? मैक्रो में पढ़ा था, याद आया? हाँ, गवर्नमेंट का बजट। इस सारा का सारा पार्ट कौन सा पार्ट है बेटा? चेक करो ध्यान से एक बार। इस सारा का सारा वो पार्ट है बेटा जो आप लोग पढ़ चुके हैं अपने मैक्रो पार्ट में, और ये दूसरा पार्ट कौन सा है? माइक्रो पार्ट। तो अभी मैंने सिर्फ बात की है सब्जेक्ट मैटर की, अभी से मैंने नोट किया, हम इसको समझेंगे, इसके बाद हम डील करेंगे अपने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या हम पढ़ेंगे कि साइंस है तो कैसे है, इंटर डिसिप्लिनरी कैसे है, आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, सर माइक्रो वेरिएबल पे डिपेंड कैसे करता है, मैक्रो वेरिएबल क्या काम किए हैं यहाँ पे, अप्रोच कौन सी चलती है इसके अंदर। तो ये सारा का सारा पार्ट जो मैं बोल रहा हूं बेटा, ये बनने वाला है आपके नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट। ये नोट हो गया आप लोगों का? चले आगे। सर समझा दो इसे हमें, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर है, डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों के बीच में, ये समझ में आ गया। गोल्डन वर्ड याद रहेंगे। देखो मैं चाहूंगा जिस क्लास में टॉपिक पढ़े उसके बाद नेक्स्ट क्लास उसी का पेपर चलने वाली है। हर क्लास का एक सीक्वेंस बिल्टअप करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। इसलिए जरूरी है हमारे पास क्या है, हालांकि कोई भी बच्चा चाहे तो कहीं से कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है बेटा कि सीक्वेंस बिल्टअप करके रखे रखना अपना। आइए पढ़ते हैं। तो पहले इसे समझ लेते हैं क्या लिखा हमने। नोट करना है? अरे सर नोट कर रहे हैं हम लोग, कर लो नोट कर, इसे नोट करना फिनिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसे फिनिश करेंगे, समझेंगे, फिर हम आएंगे अपने यूनिट के पार्ट के दूसरे पार्ट के ऊपर, फेज के ऊपर। द सेकंड फेज इज नेचर एंड स्कोप। तो पहले नेचर पढ़ेंगे, फिर स्कोप पढ़ेंगे। और नेचर और स्कोप पढ़ने के बाद तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि कैसे। सर बार बार वही बात, हाँ बेटा बार बार वही बात बोलूंगा तभी तो दिमाग में बैठेगी बात। हाँ सर ये बात भी सही है। तो नोट करो इसको फटाफट से, क्या लिख रहे हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 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 चलो, सर आपने कहा था गाना गा के पढ़ाओगे, ठीक है बेटा गाना गा के पढ़ लेंगे। चलो आइए बात करते हैं। चलो 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 आइए चलते हैं हम आगे। बेसुरा मत गाओ सर, रहने दो, बिना सुने रह लेंगे हम लोग। ओके ठीक है चलो। तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें साइंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे नेचर, प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसे अप्लाई होती है, ये पूरी तरह प्रैग्मेटिक अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर नॉर्मेटिव पार्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो कैसे अप्लाई होगा, ये साइंस कैसे है, ये आर्ट कैसे, ये पार्ट हम पढ़ेंगे इसके नेचर के पार्ट में। बट बिफोर स्टार्टिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आई एम टेलिंग यू द पार्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आइए जान लेते हैं बेटा, तो क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है सर, दो पार्ट में डिवाइड है। इसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच लिखा है मैंने यहाँ पे वर्ड, इफ यू वांट टू राइट इट हियर यू कैन आल्सो राइट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी लिखोगे तो चलेगा। बट मुद्दा ये है कि समझ में पूरा आना चाहिए, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करें तो आपको आंसर एक बार में मिलेगा। रीजन मीन बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर स्टक करे। ये ना हो कि चारों में ढूंढते रहो कि कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस जब तक ऐसी ना हो जाए ना बेटा, याद रखना कि आपने क्वेश्चन रीडिंग किया और क्वेश्चन रीडिंग करते ही आपको आंसर पता है ऑप्शन देखने से पहले, दैट इज ए पार्ट, उसे कहना आपकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन। इसलिए मैंने बोला कि इसे कैसे पढ़ना है, और ये सारा पार्ट मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। ओके चल सर आई बात करते हैं। सर सब्जेक्ट मैटर की बात क्या कर रहे हो, मतलब सिंपल सी बात, बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो भैया दो बेस पे चलने वाले हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी बिजनेस है, तो या तो माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल के ऊपर है। तो मुद्दा यह आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो ब्रांच है वो कैसे डील करती है, और मैक्रो ब्रांच में क्या पढ़ते हैं हम लोग। लिसन टू मी, मैंने कहा इकोनॉमिक्स में अलग पार्ट था, वहां पर डेफिनेशन पढ़ लिया आप लोग दोनों की। अब सुनो बात ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच क्या डील करती है, कह रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स की माइक्रो ब्रांच ये बताती है, ये ब्रांच डील करती है हाउ एन इंडिविजुअल यूनिट मेक देयर डिसीजन। थिंक अबाउट दिस, एक इंडिविजुअल फॉर्म है, हैव अ लुक ऑन दिस। मैंने बोला यहां पर एक बेचारा भोला भाला, एक भोला भाला प्रोड्यूसर है, तो लग तो नहीं रहा भोला भाला किसी एंगल से है बेटा। इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है चिंटू। अब चिंटू एक बहुत भाला प्रोड्यूसर है, एक इंडिविजुअल है, अकेला, इस बेचारे ने अपनी अकेले से फैक्ट्री लगा रखी है। जवाब देना मुझे,
माइक्रो ब्रांच क्या डील करता है? माइक्रो ब्रांच कहता है भैया हाउ एन इंडिविजुअल यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? यहां पर यूनिट का मतलब है प्रोडक्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन यूनिट। तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट अपना डिसीजन कैसे लेती है, कैसे देखना, कैसे कहता है, कैसे विद द एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एफिशिएंट मतलब होता है बेटा विदाउट एनी वेस्टेज। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है विदाउट एनी वेस्टेज, बिना किसी वेस्टेज के, नुकसान के। अगर आप लोग, अगर कोई इंडिविजुअल यूनिट्स अपना काम करती है, रिसोर्स को यूटिलाइज करती है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन। द वर्ड एफिशिएंट ऑलवेज मींस विदाउट एनी वेस्टेज, बिना वेस्टेज किए रिसोर्स को यूज करना। रिसोर्स क्या होंगे उसके पास में? भैया मशीन भी होगी, लैंड भी होगी, लेबर भी होगा, हाँ कैपिटल भी होगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये भी तो क्या है सर? लैंड क्या है? रिसोर्स है। लेबर भी क्या है? रिसोर्स है। याद आया? कैपिटल क्या है? रिसोर्स। याद आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल यूनिट कैसे डिसीजन लेती है, दैट पार्ट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट। एग्जांपल लाइक दिस, सोचो ध्यान से, प्लांट लेआउट। व्हाट इज प्लांट लेआउट? अब उसे प्लांट लगाना है, तो प्लांट का लेआउट क्या होता है? लेआउट का मतलब होता है सर प्लांट कहां पे लगाना है, प्लांट का साइज कितना बड़ा हो, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मशीनरी होगी, सिटी से कितना दूर होगा, ट्रांसपोर्ट कहां हो, ये सारी के सारी जो बातें एक प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होती हैं, उसे बोलते हैं प्लांट लेआउट। एग्जांपल लाइक दिस सर, कॉस्ट एनालिसिस, जो खर्चा लगने वाला है, कॉस्ट किस पे लगने वाली है, लेबर कितना खर्चा लेगा, रेंट कितना लगने वाला है, ये सारा का सारा पार्ट। रिमेंबर, याद आया सर? रेंट कितना लगने वाला है, किसी से उधार लिया उसमें इंटरेस्ट कितना पे करने वाले, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस। याद आया? तो वो क्या है? कॉस्ट का एनालिसिस, प्रोडक्ट के प्राइस क्या रखने वाला हूं, फैक्टर के प्राइस कितने रहने वाले हैं जो मेरे पास यहां पे काम करेंगे। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ना बेटा, इंडिविजुअल पार्ट, दैट इज नोन एज, उसे कहा जाता है क्या? वो कहता है सर माइक्रो ब्रांच, माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच ये डील करती है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिट अपना अपना डिसीजन कैसे लेने वाली है। दूसरी सेकंड क्या लिखा है? यहां तक क्लियर है? सेकंड लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक ब्रांच क्या करती है? ये डील करती है कि भैया एक बात बताओ, जब आप लोग किसी मार्केट में, इंडस्ट्री में बैठोगे, काम करोगे, बीइंग ए प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करोगे, तो सोचो ध्यान से कितनी सारी चीजें हैं जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। सोचो ध्यान से, सर आपने डिसीजन ले लिया, एग्जांपल लाइक दिस, माइक्रो इकोनॉमिक ने कहा कि आपने डिसीजन ले लिया कि आपने कहा मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, प्लांट लगाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके उस डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कितने सारे फैक्टर्स हैं? बहुत सारे फैक्टर। पॉइंट इज हाउ द ओवरऑल एनवायरमेंट, यहां पर एनवायरमेंट का मतलब ही है बेटा, यह वातावरण, माहौल की बात नहीं हो रही। दिस एनवायरमेंट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। आपके पास बीसीके में पढ़ोगे, बीसीके में आपके पास में आपकी सेकंड यूनिट है बिजनेस एनवायरमेंट, चेक करना ध्यान से। मैं पढ़ाऊंगा पिस्टल क्या होता है। पिस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ये क्या होती हैं सर? ये सारे फैक्टर्स हैं। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या एक बात बताना, एनवायरमेंट का मतलब क्या बोला मैंने सर? बिजनेस एनवायरमेंट। एग्जांपल लाइक दिस, गवर्नमेंट के डिसीजन, हाउस होल्ड की डिमांड, रिमेंबर फर्म्स या कंप्यूटर की जो आपके पास रिएक्शंस हैं, सप्लायर क्या मांग रहा है, एम्प्लॉइज क्या मांग रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, बताना मुझे। क्या एक बात बताओ, कस्टमर ने बोला, एग्जांपल मान लो आपने प्लान किया, सोचो ध्यान से, थिंक अबाउट दिस, सोचो ध्यान से बात को, सोचो बेटा, इफ यू आर ए प्रोड्यूसर, एग्जांपल लाइक दिस, मैंने बोला चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने क्या किया, तो चिंटू ने प्लान किया कि वो एक जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो जीन्स बनाएगा। उसने क्या किया, उसने आज के ट्रेंड्स को देखते हुए बोला भैया, एग्जांपल लाइक दिस, सोचो कुछ टाइम पहले की बात करता हूं, उसने सोचा कि काम करता हूं मैं जीन्स तो बनाऊंगा, मतलब मैं जीन्स तो बनाऊंगा, लेकिन जीन्स जो बनाऊंगा ना वो स्ट्रेट बनाऊंगा, स्ट्रेट पैटर्न की, मेरा जीन्स का पैटर्न रहेगा स्ट्रेट। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा आप याद करो, आप अपने डिमांड वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते हो, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, और वहां पर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक डिटरमिनेंट है, फैक्टर है, याद आया? हाँ सर। वो क्यों पढ़ते हैं हम लोग? वो बिजनेस भी क्यों पढ़ेंगे? इसी के लिए पढ़ेंगे। अब सोचो ध्यान से, इसने जीन्स बना दी, सोचो इसने 1000 पीस बना दिए ऐसी जींसेस के जिनकी जिनकी जो एग्जांपल बोलूं, जो डिजाइन पैटर्न है वो ओल्ड नेचर का है, बेल बॉटम जींसेस, स्ट्रेट जींसेस। अब एग्जांपल के लिए मान लो मार्केट का ट्रेंड जो है ना, मार्केट में जो कस्टमर है, कस्टमर कह रहा है कि कस्टमर को चाहिए एग्जांपल नैरो, नैरो जींस चाहिए सर, बलून स्टाइल की जींस चाहिए। कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया,
बताओ क्या कस्टमर का डिसीजन उस जो चिंटू है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट हो चुका उसको अफेक्ट नहीं करेगा क्या? सर वो दोबारा ठीक कर लेगा तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को बोलते हैं बेटा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये डील करती है कि कैसे सारा ओवरऑल एनवायरमेंट अफेक्ट करता है उसके डिसीजन को। एग्जांपल लाइक दिस, लिसन टू मी, लिखा हुआ है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कहां पढ़ते हो आप? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट वाला पार्ट, बीओपी एंड बीओटी। याद आया सर? अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप प्रोडक्शन किए जा रहे हो। सोचो ध्यान से बात को, लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जब लोग बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड ज्यादा लोग होंगे किसी कंट्री में, सोचो ध्यान से उस कंट्री की, उस इकोनॉमी के प्रोड्यूसर क्या करना चाहिए? उन लोगों को उन्हें वो चीजें ज्यादा बनानी चाहिए जो कि खाने पीने वाली हो और इजीली कम रेट पे अवेलेबल हो। यस सुनो, चेक करो, इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्ट मिडिल फैमिलीज के लिए बनाया जाता है, ना कि पुअर के लिए और रिच के लिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको वो अवेलेबल होंगे जो मिडिल फैमिली सेगमेंट, क्योंकि इंडिया में मिडिल फैमिली सेगमेंट ज्यादा है, याद करो। ओके, एग्जांपल लाइक दिस, कंट्री का नेशनल इनकम कैसा है? क्योंकि नेशनल इनकम पता होगा तभी पता होगा पर कैपिटल इनकम कितनी है। यस सर, गवर्नमेंट का बजट कैसा चल रहा है? ये सारी के सारे डिसीजंस अफेक्ट करते हैं एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या बोलता है? इसलिए हम कहते हैं सर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो एंड मैक्रो, और दोनों की दोनों बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं। आप देख पा रहे हो कैसे? समझ में आया ध्यान से? इज इट क्लियर? चेक करो, मारुति कंपनी ने भी इंडिया में सबसे ज्यादा स्मॉल कार सेगमेंट में कौन चलता है? मारुति चलता है। क्यों चलता है? उसे पता है इंडिया में मिडिल फैमिली सेगमेंट ज्यादा है और यहां पर लोग अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम गाड़ी 6 लाख तक की चाहिए, इससे ऊपर गाड़ी नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है? रिच सेगमेंट कम है, पुअर सेगमेंट तो गाड़ी लेगा ही नहीं, तो किसको बेचूं? मिडिल सेगमेंट को। तो कहने का मतलब क्या है? इसी को बेस पे, तो ध्यान रखना, इसी बेसिस के ऊपर बिजनेस अपने डिसीजन लेते हैं। समझ में आया? हाँ या ना बताओ मुझे। तो ये पार्ट था सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा पार्ट? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको समझ में आया पॉइंट। फिर भी कोई डाउट अगर रहेगा, आई विल डेफिनेटली पिक दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, बाय बाय।